गुड मॉर्निंग। जिस तरह से वीडियो इस टाइम पढ़ रहे हैं यूट्यूब पर, इससे ऐसा लगता है जैसे यूक्रेन ने बहुत बड़ी गलती कर दी है और रूस उसको सजा देने आ रहा है। एक बात ये सोचिए कि यूक्रेन ने ऐसी गलती क्या कर दी है। आप थोड़ी सी इसकी कहानी सुनिए और खुद से सोचिए, क्या यूक्रेन इतनी बड़ी गलती किया है जो रूस इस टाइम उसके सारे शहर को एकदम से ख़त्म करने पर तुला हुआ है, या फिर कि रूस की दादागिरी है। थोड़ी सी कहानी समझिए और खुद से सोचिए क्या ऐसा करना चाहिए। सुनिए, दरअसल बात यह है, 1917 में जब रूस में क्रांति होती है, पहले रूस रूस के राजा को जार बोलते हैं। रूस में पहले जारशाही होती थी, तो मतलब राजा वहाँ तानाशाह होता था, जो भी मन में आता था करता था। 1917 में जो राजा था उसका नाम था निकोलस, जार निकोलस थे वो ज़्यादा तानाशाह थे। तो रूस में क्रांति होती है 1917 में, रूस अलग होता है, स्वतंत्र राष्ट्र बनता है। और रूस के साथ साथ यूक्रेन भी अलग हो जाता है और यूक्रेन भी एक राष्ट्र बनता है। 1920 में एक रूस के साथ कई देशों का संघ एक शामिल होता है, उसे बोलते हैं सोवियत संघ। मतलब कई देशों ने मिलकर रूस के साथ एक संघ संघ बना लिया, संगठन बना लिया। तो कई देशों का समूह था, इसलिए उसे सोवियत संघ बोला जाता था। अब समझिएगा इस बात को। ये जो आपको बॉर्डर दिख रहा है, इधर देखिए, ये बॉर्डर दिख रहा है ना, ये सब देश उस टाइम रूस में शामिल थे। जैसे कि आप इसका नाम देखना चाहो तो, नाम अगर देखना चाहो तो फिनलैंड, इस्टानिया, लटाविया, लिथुआनिया, जॉर्जिया, यूक्रेन तो यहाँ यूक्रेन, तुर्कमेनिस्तान, कजाकिस्तान, ये सब क्या थे, ये रूस के साथ हिस्सा लगाते थे। मतलब सब रूस के साथ सहयोग में थे, मतलब सब रूस से जुड़े हुए थे। हालांकि रूस के पास बहुत बड़ा हिस्सा था, लेकिन हुआ क्या कि इधर से देखिए, ये जैसे यूक्रेन है, इधर जो ये जो देश हैं, इनके बगल में ये वाला जो क्षेत्र है ना, ये यूरोप है। यूरोप एक विकसित महाद्वीप है, यहाँ पर सभी लोग बहुत समझदार, पढ़े लिखे, और एक विकसित महाद्वीप है। धीरे धीरे इधर के देशों का झुकाव इधर होने लगा। और ये बात रूस को देखा नहीं जा रहा था। अब हुआ क्या, 1990-91 की बात है, ध्यान समझिएगा पूरी बात, तभी आप निर्णय कर पाओगे कि क्या यूक्रेन के साथ जो हो रहा है वो गलत हो रहा है, सही हो रहा है। 1990-91 की बात है। रूस क्या हुआ कि ये जो इतने छोटे छोटे देश रूस से लगे हुए हैं ना, ये सब के सब रूस का साथ छोड़कर अलग हो जाते हैं और अपने आप को स्वतंत्र कर लेते हैं। अब हुआ क्या कि जब सब लोग स्वतंत्र हो गए, तो सब रूस से अलग हो गए। तो रूस को पहले पहले रूस संघ हुआ करता था। जब 1990-91 में सब अलग हो गए, तो रूस अकेला बच गया। लगभग पूरे ज़मीन का लगभग 70% हिस्सा रूस के पास है। इसीलिए रूस को आज भी विश्व का सबसे बड़ा देश कहते हैं क्षेत्रफल के हिसाब से। लेकिन सब जब रूस से अलग हो गए, रूस अकेला बच गया। तो उसी 1990-91 के बाद से रूस को रसिया कहा जाने लगा। नहीं तो इसके पहले क्या बोलते थे, सोवियत संघ। कभी कभी लिख के आता है नाम पूर्व सोवियत संघ, क्योंकि पहले ये सोवियत संघ था, मतलब कि कई लोगों का समूह था। अभी ये अकेला है। ठीक है। जब कई देश अलग हुए, तो सब लोग अपने अपने नियम कानून बनाए, अपने अपने सेनाएं बनाए, अपने अपने बैंक बनाए, अपनी अपनी करेंसी चलती है सबकी, और सब संप्रभु राष्ट्र हैं। एक बात समझिएगा आप, अगर छोटी थोड़ी सी भी पॉलिटी पढ़े होंगे, थोड़ा सा भी संविधान पढ़े होंगे, भारत का संविधान, तो उसमें प्रस्तावना में लिखा है, हम भारत को समाजवादी प्रभुता संपन्न मतलब संप्रभु राष्ट्र बनाने की बात करते हैं। संप्रभुता शब्द आता है ना भारत की प्रस्तावना में। संप्रभुता का मतलब क्या होता है, समझते हो आप? संप्रभुता का मतलब होता है कि ऐसा राष्ट्र जो अपने आंतरिक और बाहरी निर्णय खुद से लेने में सक्षम हो, वो किसी के ऊपर डिपेंड ना हो, कोई उस पर अपना अधिकार न जताए। ऐसे राष्ट्र संप्रभु राष्ट्र कहलाते हैं। रूस संप्रभु राष्ट्र है, भारत संप्रभु राष्ट्र है, तो यूक्रेन भी तो संप्रभु राष्ट्र है। इधर जितने देश सब अलग होते, सब संप्रभु हो गए। अगर सब संप्रभु हो गए हैं, तो सबको अपने निर्णय लेने में सक्षमता है ना, सब अपने निर्णय ले सकते हैं ना, किसी से पूछेंगे नहीं ना। भारत को, अच्छा बताओ, अगर भारत संप्रभु राष्ट्र है, तो भारत के लिए जो भी निर्णय लेना होगा, क्या किसी से पूछेगा? ब्रिटेन से पूछेगा, अमेरिका से पूछेगा, रूस से पूछेगा, मुझे ये करना है, मुझे आज्ञा दे, मैं करूं? नहीं ना। वो अपने मन से करेगा ना, क्योंकि वो संप्रभु राष्ट्र है। तो यूक्रेन भी तो संप्रभु राष्ट्र है। इसे क्या करना है, अपने घर पे किसे आने देना है, अपने यहाँ किसको बुलाना है, इसको किसके साथ रहना है, किसके साथ नहीं रहना है, ये निर्णय यूक्रेन लेगा ना। कि यहाँ पर रूस निर्णय लेगा कि यूक्रेन के यहाँ कौन आएगा, ये रूस निर्णय लेगा। भले उससे अलग हो। देखिए, हमारा ये दबाव बनता है, हम पर ये दबाव बनता है कि जब कभी हमारे साथ कोई देश नहीं था, तो रूस ने हमारी सहायता की। 1971 का जब जंग लड़ रहे थे, जब अमेरिका पाकिस्तान के साथ था, तो रूस हमारे साथ खड़ा था, कोई डाउट नहीं। जब हम अंतरिक्ष में जाना चाहते थे, अमेरिका ने हमें हमारी सहायता करने से मना कर दिया, तब रूस ने हमारा सहायता किया था। रूस हमारे साथ हमेशा खड़ा रहा। हमारे पास आज भी लगभग हमारे हथियारों का ढेर सारा हिस्सा रूस से ही आता है। रूस आज भी हमारी सहायता करता है, इसमें कोई डाउट नहीं। रूस हमेशा हमारे साथ खड़ा था। लेकिन रूस हमेशा खड़ा है, तो इसका मतलब ये तो नहीं ना कि हम सही को भी गलत साबित कर दें या फिर गलत को भी सही साबित कर दें। ये भी तो नहीं सही है ना। आप सोचो, आप दो भाई हो, ध्यान से समझिए बात को, आप दो भाई हो, और एक भाई आपका, मान लो आपका बड़ा भाई थोड़ा सा
किसी बड़े पद पर है और घर में थोड़ा दबंग टाइप का है, और कल को जब आपका घर का विभाजन हो गया, कल को बंटवारा हो ही जाता है, घर टूट गया, तो कुछ हिस्सा आपके छोटे भाई को मिला, कुछ हिस्सा आपके बड़े भाई को मिला, आपको मिला, कुछ हिस्सा आपके बड़े भाई को मिल गया, और आपके घर में मनमुटाव इतना ज़्यादा हो गया कि आप उन लोगों से भी रिश्ता रखने लगे जो आप जिसको आपका बड़ा भाई पसंद नहीं करता है। ध्यान समझिएगा, आप अलग हो गए हो अपने भाई से, और आप उन लोगों से रिश्ता रख रहे हो जो आपको जिसको आपका बड़ा भाई पसंद नहीं करता है। तो इसका मतलब ये तो नहीं ना कि बड़ा भाई आपका आपकी आपको हम मिटा दे एकदम से, या फिर आपकी पूरी ज़मीन हड़प ले, क्योंकि आप ऐसे लोगों से रिश्ता रख रहे हो जो जिसको आपका बड़ा भाई पसंद नहीं करता। इसका मतलब ये तो नहीं है ना। हमारे देश, हमारे बगल में चीन है, हमारे बगल में पाकिस्तान है, पाकिस्तान और चीन में अच्छे संबंध हैं, और कभी कभी क्या होता है कि पाकिस्तान को चीन सपोर्ट करता है और कभी कभी चीन को पाकिस्तान सपोर्ट करता है हमसे लड़ने के लिए। इसका मतलब ये तो नहीं कि हम पाकिस्तान को समाप्त कर दे रहे हैं हम। इसका मतलब ये भी तो नहीं कि हम चीन को समाप्त कर दे रहे हैं। यूक्रेन एक संप्रभु राष्ट्र है। हालांकि यूक्रेन एक जब संप्रभु राष्ट्र है तो उसको अपने यहाँ निर्णय लेने में सक्षमता है ना, कि वो किस संगठन में रहना चाहता है। जैसे कि यूरोपीय यूनियन में शामिल होना है, जैसे कि नाटो एक संस्था है। नाटो के बारे में थोड़ा सुन लो। नाटो की स्थापना सुन लीजिए, इससे क्वेश्चन भी बन सकते हैं। 1949 में होती है। इसका मुख्यालय ब्रुसेल्स में, बेल्जियम में। इसमें 30 देश हैं। दरअसल नाटो की जो आधिकारिक भाषा है वो अंग्रेजी और फ्रांसीसी है। बात ये है ना, नाटो एक ऐसी संगठन है कि अगर नाटो में कोई देश शामिल हो गया, जैसे मान लो 30 देश है ना, अगर 30 देशों में से किसी भी एक देश पे कोई दूसरा देश आक्रमण कर दिया तो माना जाएगा पूरे 30 देशों पे आक्रमण हुआ है। फिर ये 30 देश मिलकर उस देश से लड़ेंगे। ठीक है, बात यही है। अब क्या हुआ कि यूक्रेन नाटो में शामिल होना चाहता है, लेकिन रसिया नहीं चाहता कि यूक्रेन नाटो में शामिल हो। और ये बात जब सामने आई तो रसिया इनको मना करने लगा। तो रसिया ने क्या किया, यूक्रेन को सबक सिखाने के लिए ये क्रीमिया वाला क्षेत्र पहले यूक्रेन पर था, इस पे कब्जा कर लिया। और इसके बाद लगभग इतना क्षेत्र रसिया ने आज भी कब्जा कर लिया इधर यूक्रेन का इतना क्षेत्र, केवल इसलिए क्योंकि यूक्रेन जो है बगल की यूरोपीय देशों से और अमेरिका से साठगांठ बढ़ा रहा है, उसके साथ ज़्यादा बातचीत कर रहा है। एक बात सोचिए, अगर यूक्रेन संप्रभु राष्ट्र है तो वो किससे बात करेगा, किससे बात नहीं करेगा? वो तो यूक्रेन का मामला है ना। रसिया क्यों घुस रहा है उसमें? और यूक्रेन की ये राजधानी है क्यों है, ध्यान रखिएगा। अब यहाँ से आपके काम का क्या चीज़ है? देखो, लड़ाई तो हर जगह हो रही है, होती रहती है, और ये हो भी रही है। इससे आपको कुछ फ़ायदा आपके एग्जाम में मिल जाए तो इसको आप ध्यान रखिएगा। आप यहाँ से क्या क्या चीज़ें निकाल सकते हो अपने पेपर के लिए, उसके बाद मैं इसकी कहानी बताता हूँ। देखिए, यहाँ से पहली बात तो जब से रसिया और यूक्रेन का युद्ध हो रहा है तब से एक संस्था बहुत चर्चा में है, यूएनओ। यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन, संयुक्त राष्ट्र संघ, ये चर्चा में। आपको इसे पढ़ना है। इसके साथ साथ एक संस्था चर्चा में है, नाटो। नाटो का हालांकि उसके बारे में बता दिया आपको, केवल उसका स्थापना और उसका मुख्यालय पता होना चाहिए बस। नाटो चर्चा में, वो याद रखना। इसके बाद रसिया के जस्ट नीचे है ये ब्लैक सी, दिख रहा है आपको, काला सागर, और इधर है अजोव सागर। ये अजोव सागर, काला सागर किसके साथ बॉर्डर बनाते हैं ये भी आपको पता होना चाहिए, ये पेपर में आ सकते हैं, क्योंकि ये इस टाइम रूस इन पर कब्जा कर रखा है और ये बहुत ज़्यादा चर्चा में आ गए हैं। तो पूछ सकता है ब्लैक सी कहाँ है, या फिर उसके आसपास कौन से देश हैं, या फिर अजोव सी कहाँ है, उसके आसपास कौन से देश हैं, ये पता होना चाहिए आपको। हालांकि जो और भी बातें हैं कि मतलब कि अगर यहाँ पर नाटो आ गया, नाटो की संस्था अगर यहाँ पहुँच गई तो रूस के लिए प्रॉब्लम होगी, क्योंकि जो 30 देश उसमें शामिल है उसमें अमेरिका भी है, और अमेरिका की सेनाएं यहाँ तक आ जाएंगे, जिससे रूस को प्रॉब्लम हो सकती है। अगर रूस को प्रॉब्लम है तो रूस अपना इस बॉर्डर को मजबूत कर ले, यहाँ पर अपनी ढेर सारी सेना लगा दे। किसी के देश को हड़प लेने की कौन सी ज़रूरत आ गई है? तो यहाँ पर अपनी स्थिति मजबूत कर सकता है रूस ना। थोड़ा सा सोचिए आप, किसी के घर में ज़बरदस्ती घुस के उसके घर वालों को मारना कितनी अच्छी बात है? नहीं ना। ये एक संप्रभु राष्ट्र है, भारत जैसे संप्रभु राष्ट्र है, वैसे यूक्रेन भी है। ऐसे ज़बरदस्ती नहीं घुसना चाहिए ना। दूसरी बात, अगर यूक्रेन लाइट में आ गया है तो इससे आपके जीएस में क्वेश्चन बन सकता है कि यूक्रेन को रोटी का डलिया भी कहते हैं, इसको याद रखिएगा। यूक्रेन से सटे हुए देश कौन से? तो रसिया हो गया, बेलारूस हो गया, पोलैंड हो गया, इधर इधर स्लोवाकिया हो गया, हंगरी हो गया, रोमानिया हो गया, और इधर से ये क्रीमिया तो है ही, इस पे कब्जा कर रखा है रूस ने। ये अजोव सागर और ये ब्लैक सी है। ये ब्लैक सी आप और अजोव सागर दोनों याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बाद अगर ब्लैक सी से भी क्वेश्चन बनेगा, थोड़ा और नीचे कर चलें इसमें, अगर ब्लैक सी से क्वेश्चन पूछेगा तो ध्यान से रखिएगा, ये वाला पार्ट रूस का है, आपको पता चल रहा है, और ये वाला पार्ट क्रीमिया का है। और इधर से देखिए रोमानिया लगा हुआ है ब्लैक सी से, इधर बुल्गारिया लगा हुआ है ब्लैक सी से, इधर तुर्की भी लगा हुआ है ब्लैक सी से, ध्यान रखना। और इधर से
जॉर्जिया भी लगा हुआ है ब्लैक सी से। तो ब्लैक सी के आसपास के देश आपको पता होना चाहिए, अजोव सागर के आसपास का देश आपको पता होना चाहिए, यूक्रेन की राजधानी आपको पता होना चाहिए, रूस की राजधानी आपको पता होना चाहिए, यूक्रेन की मुद्रा आपको पता होनी चाहिए और रूस की मुद्रा आपको पता होनी चाहिए। साथ साथ नाटो के बारे में जो बताया तो उसको याद रखिएगा, यूनाइटेड नेशन के बारे में थोड़ा सा बता रहा हूँ उसको याद रखिएगा, क्योंकि ये इस समय हाईलाइट में आ गए हैं और यहाँ से पेपर में क्वेश्चन बन सकते हैं। आपको याद होगा 1937 में जब नेहरू जी ने अपना अंतरिम मंत्रिमंडल बनाया था, 1937 का समय याद करो इतिहास में, जब नेहरू जी ने अपना अंतरिम मंत्रिमंडल बनाया था क्या हुआ था। 1937 में जब चुनाव हुआ था तो मुस्लिम लीग और कांग्रेस दो दल थे और दोनों ने चुनाव लड़े थे और कांग्रेस ने अपनी सरकार बनाई थी, याद है आपको। 1937 में, 1939 में नेहरू जी ने इस्तीफा क्यों दे दिया था। दरअसल 1939 में द्वितीय विश्व युद्ध शुरू हुआ था, आपको पता होगा। और द्वितीय विश्व युद्ध में भारतीय सेनाओं को लॉर्ड यहाँ पर जो लिथगो थे, वायसराय थे, उन्होंने नेहरू जी से बिना पूछे भारतीय सेना को द्वितीय विश्व युद्ध में भेज दिया। अब बताइए, अगर नेहरू जी यहाँ के प्रधानमंत्री हैं, 1937 जब अंतरिम मंत्रिमंडल बना था, अंतरिम सरकार गठित हुई थी ना, तो नेहरू जी प्रधानमंत्री थे। और अगर प्रधानमंत्री हैं और आप उनसे बिना पूछे ही भारतीय सेना को द्वितीय विश्व युद्ध में शामिल कर रहे हो, तो सिंपल सी बात है, उनके उनके प्रधानमंत्री होने का क्या मतलब है। इसीलिए उन्होंने 1939 में इस्तीफा दे दिया था, याद होगा, आप पढ़े होंगे। तो सेम बात है, अगर ये एक संप्रभु राष्ट्र है यूक्रेन और उसको अपने निर्णय लेने में सक्षमता ही नहीं, आज़ादी ही नहीं है, तो काहे का संप्रभुता। तो सिंपल सी बात है, उससे अच्छा तो वैसे ही था, वो मिल जाए, पहले से जैसे गुलाम बनाया गया तो बना लो गुलाम। तब भी ये भी तो बात आती है ना। हालांकि यूक्रेन को ऐसा नहीं करना चाहिए था, लेकिन अगर यूक्रेन ने ऐसा किया है तो वो भी तो उसकी संप्रभुता सामने आती है ना, उसके हिसाब से कर रहा है वो। फिलहाल जो भी है, युद्ध तो चल ही रहा है, जो होगा निर्णय कुछ दिन में आ जाएगा। आपका काम है यहाँ से जो क्वेश्चन बन सकते हैं उनको निकाल लेना, क्योंकि आपके पेपर में यहाँ से क्वेश्चन बन सकते हैं, क्योंकि बहुत हाईलाइट पॉइंट है इस टाइम, तो इसको याद रखना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप पढ़ते रहो।